गाइस व्हाट्सअप, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट का पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं। इसका मतलब कि बजट रिसीट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और बजट एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो आज की हमारी वीडियो गवर्नमेंट बजट का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने हमारे पार्ट नंबर 1 को मिस कर दिया है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर आप क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि पिछले 10 से 12 दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और चैप्टर्स में कुछ गैप आ गया था। तो उसके पीछे जो मेन रीजन था, कुछ पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, पर अब मैं आपके लिए कॉन्टिन्यूअस वीडियोस लेकर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट। उसके बाद हमने बात की थी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। आज मैं आपको बताऊंगा उसका नेक्स्ट पार्ट कि गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। So let's start with the next one and that is the components of the government budget. जब हम गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो डेफिनेशन याद कीजिएगा। इस आपने लिखा था इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द ऑल एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो यहां पर हम हमेशा बात करते हैं गवर्नमेंट रिसीट्स की और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। तो जब आप गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर दो ही कंपोनेंट मेनली आपके पास आते हैं। वन इज कॉल्ड द बजट रिसीट, जिसे आप टोटल रिसीट भी बोल सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज द बजट एक्सपेंडिचर, जिसे आप टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जिस भी सोर्सेस से पैसा आने वाला है दैट इज अ पार्ट ऑफ द बजट रिसीट, और जहां पर भी पैसा जाने वाला है दैट इज कॉल्ड द बजट एक्सपेंडिचर। यू कैन ऑल्सो कॉल द टोटल एक्सपेंडिचर। जब हम गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स या टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसे टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द वन इज द रेवेन्यू रिसीट, सेकेंड वन इज द कैपिटल रिसीट। इन द सेम ऑर्डर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहली चीज जो मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा इसकी, इस चैप्टर में रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं होता। रिमेंबर, रेवेन्यू और कैपिटल एक नेचर की बात कर रहा है। यहां पर रेवेन्यू का मतलब रिसीविंग बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की बात करता है। इसका क्या मतलब है कि हमारी रिसीविंग भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की हो सकती है और हमारे पेमेंट्स भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की हो सकते हैं। तो नेचर के बेसिस पर हमने इन्हें टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं सिंप्लीफाई करता हूं, गवर्नमेंट बजट रिसीट्स दो तरीके से आते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल। बजट एक्सपेंडिचर दो तरीके से आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द रेवेन्यू नेचर, व्हाट इज द कैपिटल? सो ऑलवेज रिमेंबर, रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है रेकरिंग नेचर, यानी कोई भी चीज जो बार बार होने वाली होगी दैट इज कॉल्ड द रेकरिंग इन नेचर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब इस चैप्टर के अंदर होता है रेकरिंग, यानी बार बार होने वाला। इन द सेम ऑर्डर कैपिटल का मतलब होता है नॉन रेकरिंग इन नेचर, कभी कभार होने वाला। तो कोई भी चीज जो कभी कभार होने वाली है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल नेचर। इन द सेम ऑर्डर जो रेवेन्यू नेचर होगा वो नीदर आपके एसेट्स को चेंज करेगा ना आपकी लायबिलिटीज को चेंज करेगा। तो जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज नहीं करता वो रेवेन्यू नेचर होगा, और जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करेगा दैट इज ऑफ द कैपिटल नेचर। सो रिमेंबर गाइस, I repeat again, revenue is recurring in nature, neither change in assets nor the liability. Capital non-recurring in nature, either change in assets or the liabilities, that is called the capital. ठीक है, तो यहां पर मैं आपको और सिंपल करता हूं। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो मेरा है दैट इज माई एसेट्स, मेरी प्रॉपर्टी मेरा एसेट। बात करें लाइबिलिटी, जो तेरा है पर मेरे पास है। तो आपकी कोई चीज अगर मेरे पास है, मान लीजिए मैंने आपसे पैसा लिया हुआ है, तो वो पैसा तो मेरे पास है पर एक्चुअली ये पैसा किसका है, तेरा। तो जो तेरा है पर मेरे पास है दैट इज माई लायबिलिटी, और जो मेरा है दैट इज माई एसेट्स। ऑलवेज रिमेंबर। चलिए, तो मैंने अब आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट रिसीट्स।
तो गवर्नमेंट की रिसीविंग कहां से होगी गाइस? अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, या तो वो रेवेन्यू रिसीट्स होगा या तो वो कैपिटल रिसीट्स होगा। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू को हम इस तरीके से 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनको मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। द फर्स्ट वन आता है रेवेन्यू रिसीट्स। एक्चुअली में रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। इट रेफर्स टू दोज रिसीव विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। रिमेंबर रखिएगा, रेवेन्यू रिसीट का मतलब गवर्नमेंट की वो रिसीविंग होती है जो ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्रिएट करे ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करे। मैंने आपको अभी समझाया था, एसेट्स का मतलब जो मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, दैट इज माय एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब जो तेरा है पर मेरे पास है, दैट इज माय लायबिलिटी। सो रिमेंबर गाइस कि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीविंग होती है जो ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करता है। आपने पूछा इसका क्या मतलब है, कैसे हम समझ सकते हैं? तो लेट्स सपोज मैं आपको टैक्स का एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स होता है टैक्स, लेकिन क्या टैक्स के बदले गवर्नमेंट आपको कोई गारंटी देती है कि मैं आपको ये सर्विस रेंडर करूंगा? द आंसर इज नो। यानी कि गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स रिसीव करती है तो उससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। सो दैट्स व्हाई टैक्स गवर्नमेंट की एक ऐसी रिसीविंग है जो उसके ऊपर कोई बोझ नहीं डालती, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। इन द सेम ऑर्डर, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को अगर कहीं से इंटरेस्ट रिसीव होता है, आप जानते हैं इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन द लोन। मैंने अगर आपको 1 लाख रुपीस का लोन दिया है, उस पर आप मुझे 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट पे करने से प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। वो 1 लाख का 1 लाख ही है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट रिसीव करती है तो इंटरेस्ट रिसीव करने से उनके एसेट्स यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स व्हाई हमने इसे नाम दिया रेवेन्यू रिसीट। I repeat again guys, revenue receipts are those receipts which neither create liability nor reduces assets. अब मैं इसे और एक्सटेंड करने के लिए जा रहा हूं। तो जब हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं तो 2 तरीके से गवर्नमेंट रिसीव करती है। वन इज कॉल्ड द टैक्स रिसीट, सेकेंड वन इज कॉल्ड द नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स क्या है? टैक्स। हाँ जी, तो जितने भी टैक्स और ड्यूटी से गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिसीट। और अदर देन टैक्सेस, रेगुलर नेचर जो इनकम गवर्नमेंट ने रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड द नॉन टैक्स रिसीट। अदर देन टैक्स, रेगुलर नेचर इनकम जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, दैट इज अ नॉन टैक्स रिसीट। चलिए टैक्स रिसीट्स को और समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स रिसीट जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नेशनल इनकम में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटेल में अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप जानते हैं डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते ऑन द अदर्स। यानी मेरी टेंशन मेरे सर, अगर मैंने कमाया तो टैक्स भी मुझको ही पे करना पड़ेगा, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहां पर मैं अपना प्रेशर किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या एग्जांपल आते हैं? मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। द फर्स्ट वन इज द इनकम टैक्स। इनकम आपने कमाया, टैक्स कौन पे करेगा? आप करेंगे, दैट इज द इनकम टैक्स। इन द सेम ऑर्डर, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी है आपकी तो टैक्स कौन पे करेगा? आप, तो वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इन द सेम ऑर्डर, प्रॉफिट टैक्स जिसे आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया तो टैक्स भी कौन पे करेगा? कंपनीज, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट टैक्स। इन द सेम ऑर्डर, गिफ्ट टैक्स, अगर गिफ्ट आप देते हैं किसी को तो हाँ जी, तो गिफ्ट पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इन द सेम ऑर्डर, डेथ ड्यूटी, अगर आप भगवान को प्यारे हो गए तो मरते समय भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, दैट इज द डेथ ड्यूटी। सो डेथ ड्यूटी इज अ डायरेक्ट टैक्स। सो रिमेंबर दीज आर सम टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो मैंने आपको बताया। इन द सेम ऑर्डर, इनडायरेक्ट टैक्स जो किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और इसमें सबसे मेन क्या आता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में लॉन्च हुआ। तो जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? फिर से स्पेस प्रॉब्लम, मैंने 3 लिखा है यहां पर। वैट की बात करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। एज अ प्रोड्यूसर आप किसी भी चीज के प्रोडक्शन में जितना वैल्यू एड करते हैं उस पर जो टैक्स दिया जाता है, दैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स।
जब आप उसे सेल करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज द सेल्स टैक्स, उसके प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है दैट इज द एक्साइज ड्यूटी। इन द सेम ऑर्डर सर्विस टैक्स आपके पास आता है, एंटरटेनमेंट टैक्स आपके पास है, सो दीज आर द पार्ट ऑफ द जीएसटी। इन द सेम ऑर्डर हमने बात की कस्टम ड्यूटी, तो जब आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। तो मैंने अभी आपको समझाया टैक्स रिसीट्स के बारे में, दो तरीके से टैक्स कलेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है जिसका बर्डन हम मूव नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट क्या होता है जिसका बर्डन हम मूव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ एंड दैट इज द नॉन टैक्स रिसीट्स। अब गवर्नमेंट रेगुलर नेचर कौन सा इनकम रिसीव कर सकती है अदर देन टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड द नॉन टैक्स रिसीट्स। सो नॉन टैक्स रिसीट्स में तीन चीजें आपके पास आती हैं। द फर्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, second one is the commercial revenue and the third one is the gifts and grants. So remember administrative revenue का मतलब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन सर्विसेज से जो पैसा गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। जैसे सबसे पहले आता है फी, गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप पढ़ने के लिए जो गवर्नमेंट को पे करते हैं दैट इज अ फी, तो गवर्नमेंट की इनकम का एक और मेन सोर्स है। सेकेंड वन आता है लाइसेंस एंड परमिट, अगर आप लिकर शॉप ओपन करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में नेटवर्क सेल करना चाहते हैं 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क, तो इससे रिलेटेड आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और उस लाइसेंस के लिए आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स क्या होता है, लाइसेंस एंड परमिट। इन द सेम ऑर्डर फाइन एंड पेनल्टीज, जब आप खुशी खुशी में रेड लाइट जंप करते हैं तो एक मसीहा आपको पकड़ता है और कोपचे में ले जाता है। हाँ जी, तो वो जो मामा है जिसने आपसे चार्ज लिया दैट इज कॉल्ड द फाइन एंड पेनल्टीज। तो फाइन एंड पेनल्टीज जो आपने भरा दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इन द सेम ऑर्डर हमारे पास आता है एस्टेट, इसका मतलब क्या होता है, जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल वारिस नहीं होता वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है, दैट इज कॉल्ड in a simple words is called the estate. So remember guys, estate का मतलब जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल वारिस नहीं होता दैट प्रॉपर्टी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जिसे हम एस्टेट बोलते हैं। इन द सेम ऑर्डर फोरफीचर, फोरफीचर का मतलब क्या होता है, जब आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते तो आपकी चीजों को जब्त कर लिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड द फोरफीचर। जैसे विजय माल्या ने कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना तो उसकी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे हम सेल कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द फोरफीचर। गवर्नमेंट की इनकम का एक और सोर्स ऑफ इनकम है कि नीलामी करने से जो पैसा आपके पास आता है। इन द सेम ऑर्डर नेक्स्ट वन मैंने लिखा गाइस कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू जो बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आपने क्रिएट किया, गवर्नमेंट की भी कंपनीज हैं जो पैसा क्रिएट कर सकती हैं, गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स हैं, नॉन डिपार्टमेंट्स हैं जहां से पैसा आता है, तो दैट इज अ कमर्शियल रेवेन्यू। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रिसीव। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को या फॉरेन गवर्नमेंट को उधार दिया था तो उस उधार के बेसिस पर आपने क्या रिसीव किया होगा, इंटरेस्ट। इन द सेम ऑर्डर गवर्नमेंट इनकम रिसीव करती है, हम रेलवे टिकट सेल करते हैं तो इनकम मिलता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से जो पैसा मिलता है दैट इज द इनकम रिसीव, तो गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट और डिविडेंड। अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है जिसे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं तो उससे जो फायदा हुआ दैट इज अ प्रॉफिट, और अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से क्या मिलेगा गाइस, डिविडेंड। इन द सेम ऑर्डर गवर्नमेंट रेंट एंड रॉयल्टी रिसीव कर सकती है, अगर गवर्नमेंट ने माइनिंग राइट्स किसी को दे रखे हैं तो उसके बिहाफ पर रॉयल्टी आपके पास आती है। नाउ द लास्ट वन एंड दैट इज द गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अगर हमें कहीं से कोई गिफ्ट मिलता है, कोई भी ग्रांट मिलता है जिसे हम ट्रांसफर ऑफ मनी बोलते हैं, तो ये गिफ्ट की तरह है जो हमें वापस नहीं करना, दैट्स व्हाई हम इसे किसका पार्ट मानते हैं गाइस, रेवेन्यू रिसीट। चलिए तो रेवेन्यू रिसीट एक बार फिर से बताता हूं, रटना नहीं है, बहुत ही आसान है। रेवेन्यू रिसीट पहले होता क्या है, खुद से सवाल कीजिए। दोज रिसीव विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स, ना लायबिलिटी बढ़ाएगा ना एसेट्स को कम करेगा। इसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते ऑन द अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड द प्रॉफिट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने बात की थी जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की।
इन द सेम ऑर्डर जो आपके पास नॉन टैक्स रिसीट्स होता है उसे आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव, जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कमाती है, फी से पैसा हो सकता है, फाइन एंड पेनल्टीज हो सकता है, लाइसेंस एंड परमिट हो सकता है, एस्चीट हो सकता है, फोर्ट फीचर हो सकता है। इन द सेम ऑर्डर कमर्शियल रेवेन्यू, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट और नॉन डिपार्टमेंट बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा कमा सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, इनकम रिसीव हो सकता है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो सकता है, रेंट एंड रॉयल्टी हो सकता है। इन द सेम ऑर्डर गिफ्ट एंड ग्रांट्स, अगर हमें किसी और नेशन से किसी भी तरीके का गिफ्ट या ग्रांट मिलता है सो दैट इज अ रेवेन्यू इन द नेचर, क्योंकि हमारे लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। तो यहां पर मैंने आपको समझाया रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है, थोड़ा सा वास्ट था लेकिन समझना आसान है। इन द सेम ऑर्डर आपके पास आते हैं कैपिटल रिसीट। देखिए डेफिनेशन बहुत आसान है। रेवेन्यू रिसीट्स में आपने क्या लिखा, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स, और जो ऐसा करेगा उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। हाँ जी, तो मैंने क्या लिखा, ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स, या तो ये आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करेगा या तो आपके एसेट्स को रिड्यूस करेगा, दैट इज द कैपिटल रिसीट्स। आपने पूछा कैसे, तो मान लीजिए गवर्नमेंट अगर किसी से बोरोइंग करती है, तो गाइस जब आप बोरोइंग करते हैं तो आपके पास पैसा आया, रिसीव आपने किया, लेकिन उसने आपके ऊपर क्या क्रिएट कर दिया, लायबिलिटीज। इन द सेम ऑर्डर मान लीजिए अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपने पूछा डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा वापस ले लेना। मान लीजिए अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच देंगे तो बेचने से आपके पास पैसा तो आएगा, पर आपका एसेट्स होल्डिंग क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा, and that is called the capital receipts. I repeat again, capital receipts क्या होता है, जो इसने ना किया वो इसने हाँ किया। तो either create liability और reduces assets, या तो आपकी liabilities को बढ़ाकर जाएगा या तो आपके एसेट्स को रिड्यूस करके जाएगा। चलिए, तो हमने यहां पर बात की, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे से पार्ट है। द फर्स्ट वन इज द डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डेट का मतलब उधार, यानी जो आपकी लायबिलिटीज क्रिएट करेगा। अब गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट करने वाली रिसीविंग कौन सी है, द फर्स्ट वन इज द बोरिंग। गवर्नमेंट अगर किसी से भी बोरो करती है तो जो भी चीज हमें चुकानी है वो हमारी लायबिलिटीज को क्रिएट करता है। तो यहां पर गवर्नमेंट किससे बोरो कर सकती है, द फर्स्ट वन आप पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, सेकेंड वन आप आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, थर्ड वन आप फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं, एंड द फोर्थ वन आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकते हैं। तो अगर आप किसी से भी बोरो करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, लायबिलिटी। इन द सेम ऑर्डर गवर्नमेंट की एक और लायबिलिटी होती है, स्मॉल सेविंग्स ऑफ द पब्लिक। पब्लिक ने अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया, फिक्स डिपॉजिट करवाया, या प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, मान लीजिए प्रोविडेंट फंड का पैसा कब मिलता है गाइस, रिटायरमेंट के टाइम पर। तो गवर्नमेंट के पास आज आपका पैसा आ रहा है और ये पैसे मुझे आपको कब वापस करने, रिटायरमेंट के टाइम। तो आज मैं आपके इस पैसे से एंजॉयमेंट कर सकता हूं, लेकिन मुझे फ्यूचर में इसे वापस करना पड़ेगा, तो क्या क्रिएट हो गया, लायबिलिटीज। नाउ द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, जो आपकी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करेगा पर एसेट्स को रिड्यूस करेगा। तो क्या कर सकता है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको समझाया था, अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल कर देते हैं तो पैसा तो आपके पास आता है, पर आपकी एसेट्स होल्डिंग क्या हो जाती है गाइस, रिड्यूस हो जाती है। इन द सेम ऑर्डर द नेक्स्ट वन इज द रिकवरी ऑफ लोन। अगर आप किसी को लोन देते हैं दैट इज योर एसेट्स, लेकिन अगर आपने उस लोन को वापस मांग लिया तो रिकवरी ऑफ लोन्स ने आपके एसेट्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एंड दैट इज द सिंपल थिंग ऑफ द कैपिटल रिसीट। सो आई रिपीट अगेन, कैपिटल रिसीट्स 2 होता है, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग में आप बोरिंग कर सकते हैं, स्मॉल सेविंग कर सकते हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग में 2 चीजें होती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, रिकवरी ऑफ लोन्स होता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ बजट रिसीट्स के बारे में, और नेक्स्ट वन मैं आपके पास लेकर आया हूं, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर। तो बात करते हैं गवर्नमेंट की बजट एक्सपेंडिचर के कितने पार्ट होंगे, सेम 2 पार्ट है गाइस। वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मैंने लिखा इट नीदर रिड्यूस लायबिलिटी नॉर क्रिएट एसेट। ना तो ये आपकी लायबिलिटी को कम कर सकता है, ना ये आपके एसेट्स को इंक्रीज कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद कीजिए रेवेन्यू रिसीट्स आपने क्या किया था, इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स।
उसका रिवर्स कर दीजिए, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बाय 1 गेट 4 वाला ऑफर चल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा रिवर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट। आई रिपीट अगेन, नीदर रिड्यूसेस लायबिलिटी नॉर क्रिएट एसेट्स, ना आपकी लायबिलिटी को कम करेगा ना आपके एसेट्स को इंक्रीज करेगा। पर कैसे? मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया और उसके बेसिस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट पे करने से प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई फर्क पड़ेगा? गाइस नहीं। क्या आपकी लायबिलिटीज उतर जाएगी? नहीं। तो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट पेमेंट आपकी लायबिलिटीज को रिड्यूस नहीं करता। इन द सेम ऑर्डर, गवर्नमेंट अगर ओल्ड एज पेंशन देती है तो क्या सीनियर सिटीजन ने गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स क्रिएट किया? द आंसर इज नो। तो पेंशन देने से हमारा एसेट्स क्रिएट नहीं होता। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की कमिटेड एक्सपेंडिचर्स होती हैं जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ती है, पर उन एक्सपेंडिचर से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो सकती है ना तो एसेट्स इंक्रीज हो सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल लिया, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने आपको समझाया था गाइस, इंटरेस्ट पे करेंगे तो उससे लायबिलिटीज कम नहीं होंगी। इन द सेम ऑर्डर सब्सिडी, गिफ्ट्स एंड ग्रांट, अगर आप सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी देने से आपकी कंट्री के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता। इन द सेम ऑर्डर अगर आप किसी स्टेट को या फॉरेन गवर्नमेंट को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देते हैं तो उसे देने से आपका कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता, क्योंकि ये दान है जो वापस नहीं मिलने वाला। इन द सेम ऑर्डर अगर आप पेंशन देते हैं, ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा हूं, अगर आप स्कॉलरशिप देते हैं या गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी देते हैं तो दीज आर द कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेकरिंग इन नेचर है, याद कीजिए रेवेन्यू मैंने क्या बताया था, रेकरिंग इन नेचर, तो जो बार बार करना पड़ता है और कमिटेड होता है, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन द सेम ऑर्डर मैंने लिखा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, जुडिशरी एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा डिफेंस के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है, जुडिशरी के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है, जो रेकरिंग इन नेचर होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो इसकी डेफिनेशन में नहीं था वो यहां पर हाँ होगा। तो आपने क्या लिखा, इट ईदर रिड्यूस लायबिलिटी और क्रिएट एसेट्स, या तो आपकी लायबिलिटीज को रिड्यूस करेगा या तो आपके एसेट्स को इंक्रीज करेगा। गाइस पर कैसे? तो मैंने लिखा लायबिलिटीज कैसे रिड्यूस होंगी, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दीजिए, जो आपने लोन मांगा था उसे रीपे कर दीजिए, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसने आपकी लायबिलिटीज को कम किया। इन द सेम ऑर्डर जो आपके एसेट्स को इंक्रीज करेगा वो कैसे होगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट की जगह अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इन द सेम ऑर्डर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फॉरेन गवर्नमेंट को लोन देंगे तो लोन देने से आपका एसेट्स क्रिएट हो जाएगा। इन द सेम ऑर्डर एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, रोड्स के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो भी पैसा खर्च करेंगे दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए एसेट्स क्रिएट करता है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है गाइस, आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अब डिटेल्ड फॉर्म में करते हैं। द फर्स्ट वन, मैंने मीनिंग की बात की, तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो 3 चीजों पर लगता है, आपकी इनकम, वेल्थ एंड द प्रॉफिट के ऊपर। सो दैट इज द सिंपल थिंग, इन 3 चीजों पर जो टैक्स लगता है दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। एग्जांपल आप भली भांति जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, प्रॉफिट टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे आप जीएसटी बोलते हैं और कस्टम ड्यूटी भी आता है। नाउ द थर्ड वन इज द बर्डन। इसका बर्डन या इंसिडेंस और इंपैक्ट की बात करें तो इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। सो रिमेंबर, जिसके ऊपर टेंशन आएगी उसी को देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर पड़ता है, यानी कि जिसके ऊपर ये पड़ेगा उसी को पे करना पड़ेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है गाइस, जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर नहीं पड़ेगा बल्कि डिफरेंट पर्सन पर पड़ेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने लगाया मेरे ऊपर पर मैं ये किसी और के ऊपर थोप सकता हूं, दैट मींस कि मैं अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट वन आपके पास आता है नेचर की बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव के बारे में मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में पार्ट नंबर 1 में भी बताया था। प्रोग्रेसिव का मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स बर्डन। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो नॉर्मली जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है।
लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है गाइस, जिसका परसेंटेज फिक्स होता है, बस उसकी वैल्यू बदलती जाती है। मान लीजिए कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी हमारा फूड आइटम्स के ऊपर 5% है, तो दैट इज अ सिंपल टर्म्स कि 5% है तो प्रोपोर्शनल उसकी वैल्यू फिक्स है, बट उसका अमाउंट चेंज होता जाएगा। यानी अगर कोई नेसेसरी आइटम हमारे लिए 100 रुपए का है और कोई 200 रुपए का है तो टैक्स रेट तो फिक्स है 5%, लेकिन उसका अमाउंट बदलता जाएगा। दैट इज द प्रोपोर्शनल इन नेचर। नाउ द लास्ट वन आपके पास आता है, दैट इज कॉल्ड द रीच, की इसे कितने लोग पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो उसका लिमिटेड रीच है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए आपके पास एक मिनिमम इनकम होनी चाहिए। लाइक मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो अगर आप 3 लाख रुपए एक साल में उससे ज्यादा कमाएंगे तो जाकर आपको इनकम टैक्स देना है, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स हर कोई पे नहीं करता, पर इनडायरेक्ट टैक्स आपके जिंदा होने के साथ ही पे करना पड़ जाता है, तो इसका रीच हमेशा वाइड होता है। तो चाहे आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीदेंगे उस पर कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, तो याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स जो हर किसी को नहीं देना, इनडायरेक्ट टैक्स जो हर किसी को देना पड़ता है। सो द नेक्स्ट वन आपके पास आएगा डिफरेंस बिटवीन द टैक्स रिसीट्स एंड द नॉन टैक्स रिसीट्स। तो दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैंने मीनिंग से लिखा कि टैक्स रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट की टैक्स और अदर ड्यूटी से जितनी भी कमाई होती है वो सारी कमाई किसका पार्ट होती है गाइस, टैक्स रिसीट का। नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई भी रूटीन नेचर इनकम जो अदर देन टैक्सेस होगा उसे क्या बोला जाएगा, नॉन टैक्स रिसीट्स। आई रिपीट अगेन, गवर्नमेंट का कोई भी रूटीन नेचर इनकम जो टैक्स के अलावा रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड द नॉन टैक्स रिसीट्स। तो आपके पास टैक्स रिसीट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट। इन द सेम ऑर्डर आपके पास नॉन टैक्स रिसीट्स के भी 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू, गिफ्ट्स एंड ग्रांट। नाउ द लास्ट वन मैंने लिखा है दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स कौन होता है गाइस, दैट इज कॉल्ड द टैक्स रिसीट। गवर्नमेंट किसके सहारे बैठी है, टैक्स रिसीट के सहारे। और इसी ऑर्डर में जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, नॉन टैक्स रिसीट्स, याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड द नॉन टैक्स रिसीट्स। सो द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन आपके पास आता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल रिसीट, और एग्जामिनेशन पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो 4 पॉइंट्स में मैंने लिखा था। फर्स्ट वन इज द मीनिंग। आप जानते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। तो जो ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को क्रिएट करेगा ना एसेट्स को रिड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू रिसीट। और जो ऐसा करेगा दैट इज द कैपिटल रिसीट। हाँ जी, बहुत ही आसान है। तो आपने लिखा either create liability or reduces assets of the government, that is called the capital receipt। यानी रेवेन्यू रिसीट जो नहीं करता कैपिटल रिसीट वही करता है। सेकेंड पॉइंट यहां पर मैंने एग्जांपल की बात की, तो आप जानते हैं टैक्स रिसीव, अगर गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करेगी तो उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इन द सेम ऑर्डर अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव करती है तो उससे गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस नहीं होते। तो मैंने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में एग्जांपल दिया जिससे आपके लिए लर्न करना बहुत आसान होगा। इन द सेम ऑर्डर कैपिटल रिसीट्स में मैंने लिखा बोरिंग जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। द सेकेंड वन मैंने लिखा डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करते हैं। नाउ द थर्ड वन, अगर हम नेचर की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है रेकरिंग इन नेचर। तो जो रेगुलर नेचर ट्रांजेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू रिसीट। सो रिमेंबर गाइस, रेकरिंग। और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, जो नॉन रेकरिंग होता है, यानी कि जो इररेगुलर होगा, दैट इज द कैपिटल नेचर। नाउ द लास्ट वन, कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। और इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। तो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। चलिए, तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। लास्ट डिफरेंस बिटवीन आता है बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं तो आपने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच नीदर रिड्यूस लायबिलिटी नॉर क्रिएट एसेट्स। हाँ जी, तो जो आपके लायबिलिटी को रिड्यूस भी नहीं करेगा और एसेट्स को क्रिएट भी नहीं करेगा, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो ऐसा करेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर आपने क्या लिखा, ईदर रिड्यूस लायबिलिटी और क्रिएट एसेट्स।
इसी से रिलेटेड एग्जांपल दिया जिसे लर्न करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उससे आपकी लायबिलिटीज नहीं उतरती, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है। इन द सेम ऑर्डर अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है तो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा, पर अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे तो आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपके एसेट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। नेचर की बात करते हैं तो आप जानते हैं रेवेन्यू हमेशा रेकरिंग इन नेचर होता है, जो रेगुलर होगा ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। नाउ द लास्ट में मैंने लिखा पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस होता है नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करना। गवर्नमेंट के जो भी कमिटेड एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की जो भी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो रेवेन्यू होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका मेन पर्पस होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, जहां पर आप एसेट्स को एक्विज करना चाहते हैं और इन द सेम ऑर्डर आप लोन्स देना चाहते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर मैंने आपको बताया आज की वीडियो में अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, उसके बेसिस पर हमने डिफरेंस बिटवीन की बात की। एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए। मेरी वीडियो बनाने की मेहनत तभी सफल होगी जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वहां से आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।